नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर 1 या 2 दिन डेली से जितने भी 2021 से लेकर 2023 तक आरपीसी या कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन डाला जाएगा। मैंने 2 पेपरों का सॉल्यूशन डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। उनमें से एक पेपर है जो संस्कृत विभाग का अभी हुआ था 2023 में, और एक पेपर है एसआई का जो 2021 में हुआ था। आज की सीरीज में हम एएसओ का पेपर लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने, जो आरपीसी ने करवाया था 8/7/2022 को, उस पर चर्चा करेंगे। और उससे जो सांख्यिकी का पार्ट है उसके अलावा जितने भी प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर मेरे द्वारा ये सीरीज चलाई गई सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए कि हमें ये पसंद आ रही है। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। ये सेशन को आप पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एएसओ ये 12/7 नहीं, ये 8/7/2022 को हुआ था एग्ज़ाम। 8/7/2022 को एग्ज़ाम हुआ था, आरपीसी ने करवाया था। यहाँ पे 8/7/2022 कर लेना। आप देख सकते हैं ये 2 घंटे का समय था। इसमें पेपर कोड 01 है, सब्जेक्ट जीके व अदर्स है। अदर्स में मैंने आपको बता दिया जो सांख्यिकी का पार्ट है अपने वो नहीं करेंगे, उसके अलावा इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो बगैर ज़्यादा समय लिए हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ये जो पहला प्रश्न है शुरुआत करते हैं इससे। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? कोटा में विकसित की जा रही है। इसका आंसर रहेगा कोटा में। ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा गया था करंट का। और इसके बाद भी शायद वन रक्षक वनपाल का एक एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? आपका आंसर होगा कोटा। आगे अपने बात करेंगे अगले प्रश्न में। राजस्थान में नए जिलों के गठन एवं उनकी आवश्यकता का आकलन करते हुए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपका आंसर होगा रामलुवाया को बनाया गया। अभी तो आपको भी पता है कि कल ही घोषणा कर दी थी जो नए जिले हैं और नए संभाग, जिनमें कौन सा संभाग है, कौन से संभाग में कौन सा जिला है, इस प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री ने विस्तृत कर दिया। किस प्रकार जिले में से कौन सी उपखंड होगी और कौन सी तहसील होगी, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे जो जिला अभी नए बने हैं उनके लिए? जो आईएएस रामलुवाया हैं, ये जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं रामलुवाया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करें। डॉग थ्रोन 2022 का आयोजन किया गया था, एनसीबी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये प्रश्न है, एक बार दोबारा बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। वहाँ भी पूछा गया था अब, और करंट में भी ये न्यूज़ में है। आज सूरज का बुलेटिन भी देखा होगा आपने, मैंने शेयर किया था, उसमें भी रामलुवाया का जिक्र हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 6 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये रीट से शुरू हुआ था कारवां, और लगातार अभी जो वरिष्ठ अध्यापक की भी परीक्षा हुई थी उसमें भी खेल खिलाड़ी के शानदार प्रश्न पूछे गए थे। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है? इसके अंदर क्या है, जो अपने निजी कारण से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए यह है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि महिलाएं चाहकर भी अपना बिजनेस नहीं कर पाती, या जो कार्य क्षेत्र है वहां पे नहीं जा पाती, जिसके चलते उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। इसलिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। आगे बढ़े। जनवरी 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वैश्विक सदस्यता में शामिल है। तो 193 राष्ट्र इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार के सीधे प्रश्न पूछ सकता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। आगे ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है, इस पर बढ़िया से चर्चा करेंगे। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनका अपने को जवाब देना है। प्रश्न है, राजस्थान में स्थिर मूल्य 2011-12 जो आधार वर्ष माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। आपसे पूछ ले राजस्थान में स्थिर मूल्य का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। 2011-12 से 12 पर 17-18 से 21-22 तक प्रति व्यक्ति की आय निरंतर बढ़ी है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि 2020 में तो हमने देखा था कोरोना था, 2021 में जिससे क्या हुई थी, आय घटी थी। ये बिल्कुल गलत हो गया। तो दूसरा आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य
2011 बराबर राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीएसडीपी वृद्धि दर 9.20 की अपेक्षा करते 11.4 रही है। इसका आंसर सही है, यानी केवल कथन सेकंड है वह सही रहेगा। अगले पर बात करेंगे अपने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट अध्ययन कहाँ से शुरू किया था? तो ये कांडला से शुरू किया था। इसका मतलब है जो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक बार वहां से ट्राई करके देखते हैं किस प्रकार सक्सेस मिलती है तो इस क्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 दिसंबर को ये बनाया जाता है, यानी चौथा आंसर इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। इस प्रकार देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी इसको लंबा नहीं करेंगे अपने कि आपका समय ज्यादा खर्च हो जाए। अगर एक क्लास देखने में आपको 2 घंटे लगे तो उसका फिर पेपर सॉल्यूशन का क्या फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में 5G तकनीक विकसित की गई। IIT मद्रास, CAEWIT तथा IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें लाइक और अपना कमेंट है जो जरूर दीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ये जो संख्या के प्रश्न थे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन प्रश्नों के अलावा अपने सारा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये एक बीच में प्रश्न है, इस पर अपने बात करते हैं। 19वां प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अब इस पर अपने बात करें, जो नीति आयोग है इसको 2015 में प्रधानमंत्री के समक्ष ये हो गया था, प्रधानमंत्री के अंडर है, इसका अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसकी बात करें तो ये जो देखिए प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं, ये नीति आयोग से 2021 में जो हमने पेपर सॉल्यूशन किया था वो आप देखिए उसमें भी नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया है, और ये 2022 का ASO का पेपर है उसमें भी नीति आयोग से प्रश्न पूछा गया। यानी पुराने प्रश्नों का अगर आप क्विक रिवीजन करके भी जाते हैं, यानी ऐसा वीडियो हो जो हम ASO का पेपर है आपने देख लिया एग्जाम में जाने से पहले, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई 15-20 क्लास हो जिसे आप बार बार देखें और उसमें टाइम भी कम बचे, इस प्रकार की क्लास हो, टाइम भी कम खर्च हो, उस प्रकार की क्लास हो तो आपको अवश्य फायदा होगा। मैंने बताया ये असाइन में भी पूछा गया था और ASO में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आगे मैंने कहा था ये जो संख्या की प्रश्न है उन पे इनके अलावा अपने बात करेंगे सभी प्रश्नों पर। ये एक बीच में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है, SDG का लक्ष्य नहीं है, जिसे 2030 तक हासिल करना है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं होगा। ये SDG है, इसमें कितने 17 माने जाते हैं, 17 लक्ष्यों का इसमें निर्धारण किया जाता है जिसमें ये अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगले प्रश्न पर। ये जो सांख्यिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनमें आप आंसर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अपने इस प्रश्न पर बात करेंगे कि भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली संचालित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो RGI है, इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो नमूना पंजीकरण प्रणाली को संचालित करे, तो इसका आंसर रहेगा RGI, तीसरा आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अपने, अगर पुरानी श्रृंखला नई श्रृंखला से जुड़ी है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन है पिछड़ा स्थानांतरण, अग्रिम स्थानांतरण, आधार स्थानांतरण, इसका उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। 5 व्यक्तियों की आयु दे रखी है, A की 1700, B की 2300, C की 7000, इस प्रकार दे रखी है। उपयुक्त श्रेणी किस प्रकार की है? ये तो आपकी जो व्यक्तिगत है, A की दे रखी है और B की दे रखी है, C की दे रखी है, ये पर्सनली जितने भी लोग हैं उनकी आयु दे रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। एक सममितीय बटन के माध्य विचलन के बराबर होता है, तो इसका आंसर रहेगा 4/5, ये चौथा आंसर इसका रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करें, श्रृंखलिक परीक्षण तभी संतुष्ट होता है जब वह गुणोत्तर माध्य पर आधारित सूचकांक हो, तो इसका आंसर गुणोत्तर माध्यम रहेगा। अगला 40वां प्रश्न है, उस पर बात करें। गुणक प्रतिरूप में त्रैमासिक मौसमी सूचकांक का जोड़ा कितना होता है? तो ये 400 होता है। इस प्रकार ये स्टैटिक्स के कुछ प्रश्न थे, मैंने शेयर कर दिए। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगले प्रश्न आगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, 41 से 50, इस पर अपने चर्चा करेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है
तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से लोक नृत्य जालौर में कौन सा होगा? ढोल होगा। ये तो आपको भी पता है। आगे पूछा गया है कि अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने 42वें पर, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें नाग दमन की है, साया झूल ये सही है, सूर सिंह है, रघुचंद माधोसाचारण ये सही है, और जसना विठलदास ये भी सही है, और राज विनोद जगजीवन भट्ट ये गलत है। ये आंसर है इसका गलत है। अगले पर अपने बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर दे रखा है जो गलत है, इसका आंसर होगा यहाँ पे भरतपुर। आगे ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीष्म महोत्सव, तो ये माउंट आबू में होता है, आपको पता है। हाथी महोत्सव जयपुर में, और मरु महोत्सव जो जैसलमेर में आयोजित होता है। इसका मैंने बताया जो 41 था, इसका ढोल हो गया, और इसका ये राज विनोद वाला गलत है, और इसका आंसर रहेगा ब्रज महोत्सव है जो भरतपुर में होता है। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने। अगला प्रश्न है चित्रकार जो अपने आदमकार व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, तो इसका आंसर होगा जयपुर का साहिब राम है जो जाना जाता था, यानी प्रथम इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे एक सूची दी गई है, उसमें मिलान करना है अपने को। सूची फर्स्ट व सूची थर्ड का मिलान, सेकंड से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। संगारहार, राग मंजरी, संगीत मीमांसा और भाव मंजरी किसकी थी? ये तो पुस्तकों के नाम है सर, देखिए साथियों, और आगे लेखकों के नाम है। तो श्रृंगारहार है जो हमीर की थी। इसके बाद है जो राग मंजरी है वो पुंडरिक की थी। इसके अलावा बात करें तो संगीत मीमांसा ये कुंभा की थी, और एक मिनट एक बार, हाँ सही है। इसके अलावा अपने दोबारा देखते हैं, श्रृंगार रस है ये थी हमीर की, इसको हमीर से जोड़ दिया आपने। आगे है राग मंजरी, ये थी पिंडरुक विठुल की। अब दो और बची है, वो देखते हैं कौन कौन सी थी। आगे है संगीत मीमांसा, ये थी कुंभा की, ये इससे हो गया। अब इसमें देखते हैं कौन सा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो बचा है वो भाव मंजरी, ये भाव भट्ट की, यानी इसका चौथा आंसर सही रहेगा। आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिशी सैनिक अधिकारी ने जो तांते टोपे को फांसी दी गई थी उस पर जो अंग्रेज सरकार थी यानी ब्रिटिश सरकार थी उसकी आलोचना की थी? इसका आंसर होगा कैप्टन स्वार्स थे। इन्होंने सरकार से कहा था कि ये सरकार जो ब्रिटिश सरकार ने कार्य किया है ये कायरतापूर्वक कार्य किया है। कैप्टन स्वार्स आंसर रहेगा। तांते टोपे को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया और अंत में इन्हें अपने प्राण भी देने पड़े थे, इनको फांसी दे दी गई थी। इसकी आलोचना की थी कैप्टन स्वार्स ने। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? तो ये नागरी है, इसका आंसर रहेगा, और नागरी चित्तौड़गढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे इसी श्रृंखला में। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो ये जो प्रश्न है डिलीट माना गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था कि इसके अंदर ऑप्शन है वो सही नहीं थे। तो इसका निर्माण तो आपको पता होना चाहिए कि 84 खंभों की छतरी है अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह, ये इसका आंसर रहेगा। बाकी ये तीनों आंसर गलत थे, इसलिए इसको आरपीसी ने डिलीट कर दिए। अब बात करें इस खंभे 84 खंभों की छतरी का, तो ये रीट में प्रश्न यूं का हूं आया था, और देख लीजिए 2022 में एएसओ में आ गया और रीट में भी आ गया। इस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सज्जनगढ़ दुर्ग है उसको जाना जाता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास जी थे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है।
कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। शायद 2018 के आसपास असाई की परीक्षा हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर रहेगा हरिराम दास जी। अगर मेरे द्वारा अभी तक आपको सेशन किया गया, अगर आपने देखा है, अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ेंगे अपने, अब आगे कंप्यूटर के प्रश्न, उस पर भी अपने बात करेंगे। कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर के प्रश्न बहुत खतरनाक लेवल से अभी पूछे जा रहे हैं। ये तो आरपीसी का लेवल कुछ ठीक रहता है, बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड तो कंप्यूटर के बहुत ही भयंकर प्रश्न पूछता है। हमें ये भी पता नहीं चलता कि इसका आंसर कहाँ से होगा। लेकिन अपने अब जो 51 से 60 प्रश्न है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। एमएस एक्सेल में फलन यानी फंक्शन MID INDA इंडिया कॉमा 2-3 का इनपुट आउटपुट पूछा है, NDI इसका आउटपुट होगा। एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट को आकार को हर बार एक बिंदु से कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कंट्रोल अपने ये दबा के जो निशान है उसको आपने देखा होगा। कीबोर्ड होगा, अगर लैपटॉप होगा तो आपने काम किया होगा, तो आपको ये तो पता होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करें। एमएस ऑफिस एक्सेल 2007 वास्तव में नंबरों से सिर्फ कितनी शुद्धता है, तो इसका आंसर होगा 15, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 15 डिजिट तक की शुद्धता के साथ स्टोर करता है। एमएस ऑफिस एक्सेल 2007 वास्तव में नंबरों को सिर्फ 15 डिजिट तक की शुद्धता के साथ स्टोर करता है, इसका आंसर 15 रहेगा। अपने आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करें। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट 2007 के मैक्रो इनबिल्ड प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन कहाँ होता है, पीपीटी में होता है। इसका भी 15 मैंने आपका बताया था। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से वर्ती है, सर्कुलर तरीके से जुड़ते हैं, तो रिंग से जुड़ते हैं। आगे है एमएस ऑफिस वर्ड 2007 के एक रिक्त डॉक्यूमेंट के दाएं और बाएं मार्जिन डिफॉल्ट रूप से होते हैं, तो इसका आंसर होगा ये फर्स्ट डबल डॉस दिखा रखा है। इस प्रकार ये जो कंप्यूटर के प्रश्न थे अपने किए। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में हम चयनित टेक्स्ट के केस यानी अपर लोअर सेंटेंस केस के प्रयोग से परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस अप 3। आगे बात करें अगले प्रश्न पर, तो एमएस पावर पॉइंट में एक टेबल के अगले सेल में जाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है, तो टैब का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। एमएस एक्सेल में एक ही सेल में समस्त विषय वस्तु को एक से अधिक पंक्तियों द्वारा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है वो उपयुक्त है, तो इसका वार्प टेक्स्ट इसका आंसर रहेगा। आगे अपने बात करेंगे, व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्राथमिक उत्तर प्रमाणीकरण कहलाता है, कैप्चा कहलाता है, ये इसका वार्प टेक्स्ट कहलाता है। अब अपने करेंगे, ये तो 51 से 60 कंप्यूटर के प्रश्न हो गए। अब 61 से 70 वाली सीरीज अपने करेंगे। अगर मेरे द्वारा भी ये सेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में भी कमेंट कीजिए कि हमें ये सेशन बेहतरीन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसी प्रकार आपके साथ बेहतरीन जो पेपर हुए हैं पुराने उनको लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा। अगले प्रश्न पर बात करें, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ये जो ज्योग्राफी के प्रश्न है, इसका आंसर होगा झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 जिले में। ये वर्टिसोल वाला भी रीट में प्रश्न जो हुए थे लेवल 2 की किसी परीक्षा में, शायद SST का हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये 2022 में यहाँ पूछा गया और SST में वहां पूछा गया। अगले पर बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है, तो चंबल बेसिन में ये पाई जाती है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो गुड़गांव नहर परियोजना है, वह राजस्थान और हरियाणा की नहीं है, वह हरियाणा की है। इस पर अपने बात की कि निम्नलिखित राजस्थान के किस प्रदेश में, ये उत्खात भूमि वाला प्रश्न भी बार बार इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से आप तैयार कीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और ASO में भी देख लिया, आगे भी पेपर करेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने इस सीरीज शुरू करते हैं तो आप ये देखना कि इस सीरीज में हम ये 2 पेपर कर लिए, ये तीसरा पेपर है। अब आप इनमें से पेपरों को मिला के देखिए कि कितने प्रश्न जो एक या दूसरे तीसरे पेपर में इस प्रकार से आ रहे हैं। इससे फायदा ये होता है कि पुराने पेपर का सॉल्यूशन देखा हो तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे।
राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित था, तो इसे डिलीट कर दिया गया था, परंतु इसका आंसर रहेगा 12। यह प्रश्न है जो डिलीट कर दिया था आरपीसी ने, इसके चारों ही आंसर थे जो गलत थे। अगले प्रश्न पर अपने बात करें, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है, तो आंसर होगा जलाना। अब जो लेपर्ड सफारी है उस पर अपने बात करें कि जयपुर है उसमें 7 प्रकार की लेपर्ड सफारियां हैं, और ऐसा पर वो जयपुर पहला बन चुका है, जहां विश्व का पहला बन चुका है, जहां एक साथ 7 लेपर्ड सफारियां का संचालन होता है। अब लेपर्ड सफारी उदयपुर में भी जयपुर के नाहरगढ़ के बाद शुरू की जा रही है। ये थोड़ी जानकारी करंट की थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली। आगे बढ़े, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, तो आपका आंसर होगा प्रतापगढ़ में यह है। अब देखिए प्रतापगढ़ और वो आ गया कोटा वाला, मतलब मिक्स पर्सन चल रहे हैं, आसपास ही ज्योग्राफी है और आसपास ही हिस्ट्री और कल्चर को मिक्स कर रखा है, मतलब जहां से ज्योग्राफी बन रही है वहीं से हिस्ट्री के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने, राजस्थान द्वारा विंड व हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा 2019 में इसको लागू किया गया था। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंचती है, तो ये हनुमानगढ़ का जिला है। और अभी आपसे मैं पूछूं हनुमानगढ़ का जिला क्यों चर्चा में था, तो वहां पे गग्गा नदी में तेज जल बहाव हो गया था, उसके चलते वहां पे बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए थे। अब वहां से पूछे तो 1-2 प्रश्न और अपने तैयार कर लेते हैं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आ गया, तो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार, जिन्होंने पीछे ही किसानों के लिए जो पानी की सुविधा के लिए ऐप लॉन्च किया था, साथ ही जो अभी बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए थे उसमें रुक्मणी रियार ने बेहतरीन कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करें। कई बार ऐसा होता है कि घग्गर में तेज बहाव था, बाढ़ की स्थिति थी, तो यहां से प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी के कारण हनुमानगढ़ में, तो घग्गर नदी के तेज बहाव के कारण बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए। वहां के जिला कलेक्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, और उन्होंने किसानों के लिए जो भी ऐप भी लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ये दे रखे हैं जिले और तांबा भंडार क्षेत्र दे रखा है, इनको अपने सुमिलित करते हैं। अलवर है, अलवर में तांबा भंडार क्षेत्र को भगोइन कहा जाता है, यानी इसमें ये ऑप्शन है अपने देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहता है। और डूंगरपुर में, डूंगरपुर को हो गया 1 नंबर, पादर की पाल कहा जाता है, यानी इसका आंसर 1 नंबर ही सही रहेगा। झुन्नू में ये हो गया और सीकर में हो गया बालेश्वर, इसका आंसर यह रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशतानुसार राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम क्या था, तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू था। इसको आप टिक कर लीजिएगा, 4 नंबर इसका सही आंसर रहेगा, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली और चूरू। आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न है उन पर अपने बात करेंगे। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे, इन पर चर्चा करते हैं। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2019-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई राजस्थान की ये 8.83 थी। निम्नलिखित में से मांग के नियम का अपवाद नहीं है, ये देखिए अपवाद नहीं है या नहीं है, इससे प्रश्न गलत हो जाता है। कई बार अपने जल्दबाजी करते हैं, है या नहीं है नहीं पढ़ते और अपने गलत कराते हैं, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस भी ऐसी चीज होती है कि हमें प्रश्न पढ़ते हैं वहां पे है या नहीं वो नहीं पढ़ते और अपने उसको है या नहीं मानकर जो कर देते हैं, पूछा होता है वह अपने उसको नहीं देखते, इसलिए गलत हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की गलती से आप सिलेक्शन से भी वंचित रह सकते हैं। इसका आंसर रहेगा सामान्य वस्तुएं। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दे रखा है एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से अधिक होती है, ये भी सही है। पूर्ण प्रतियोगी उत्पादन एकाधिकार उत्पादन से अधिक होता है, सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम आर्थिक कुशलता प्राप्त होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वोकर ढाल का ऋणात्मक होता है, ये कथन देखिए यहाँ पे भी नहीं है, ये कथन अब इसके अनुकूल होगा। इसका आंसर रहेगा 4 नंबर। आगे बात करें अगले प्रश्न पर अपने,
आर्थिक समीक्षा देखिए ASO का तो पता ही था आपको, संख्या किसे पर्सन आने। इसी प्रकार अगर आप संगणक की तैयारी कर रहे हैं और आपको आर्थिक समीक्षा देखनी है तो उसका एक बेहतरीन वीडियो बनाकर इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर मेरे द्वारा डाला गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और संभावित अगर संगणक के लेवल का प्रश्न पूछेगा तो उस वीडियो से आ जाएगा। आगे बात करें आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान कितना था, तो आपका आंसर होगा 225.20 लाख टन, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ये सीधे प्रश्न थे, इनपे कोई चर्चा वाली बात नहीं थी, इस पर अपने बात करते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा कार्य गौण सहायक कार्य नहीं है, ये फिर नहीं आ गया, तो इसका आंसर हो गया मूल्य का मापन होगा। और इसके अलावा अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से ये जो देखिए नहीं है या नहीं है कि कितने प्रकार के अपने इस पेपर में प्रश्न देख लिए, करीब 3 या 4 प्रश्न इस प्रकार के अपने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है, तो साख नियंत्रण करना व्यापारी बैंकों का कार्य नहीं होता है। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है, इस पर अपने बात करेंगे। इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया था कि इसमें जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही नहीं थे। अब अपने बात करेंगे राजीव गांधी कृषक साथी योजना। जिस भी साथी ने मेरे साथ कल या परसों का सुजस बुलेटिन देखा है उसमें अपने इस पर बात की थी, ये मैं बता तो दूंगा, लेकिन अगर किसी ने देखा है तो वो कमेंट बॉक्स में भी बताए कि उसने इसमें क्या ये प्रश्न है, इसका आंसर क्या रहेगा। वह कमेंट जो साथी सुजस बुलेटिन देखा है मेरे साथ वह कमेंट करेगा कि मैंने सर आपके साथ सुजस बुलेटिन देखा है और उसमें आपने राजीव गांधी कृषक साथी योजना है उसके बारे में बताया था। तो इसमें जो भी किसान बंधु अगर खेत में कार्य करते हैं या किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का संबंध होता है राजीव गांधी कृषक साथी योजना में, जिसमें सरकार 2 लाख रुपए व 50,000 के रुपए भी आर्थिक सहायता के रूप में किसान परिवार को देती है। मैंने कहा था जिस भी साथी ने देखा है सुजस बुलेटिन मेरे साथ, इस पर अपने चर्चा की थी, 2 या 3 दिन पहले का है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। 2021-22 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल निम्न में से कौन सी मंद का योगदान, यानी 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके आधार पर पूछा गया है। राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली राजस्व प्रतियों में निम्न में से कौन सी मद का योगदान सर्वाधिक था, तो स्वयं का जो कर राजस्व है उससे उसको ज्यादा फायदा हुआ था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमैस संयंत्रों की संख्या 13 थी, ये 13 है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार अपने प्रश्न करते हुए 80 प्रश्नों तक अपने पहुंच चुके हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना निम्न में से कौन सा उद्देश्य उसका नहीं है, तो इस पर अपने बात करेंगे कि कृषि जो प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। कृषि में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना, कृषक आय बढ़ाना ये भी है, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना ये भी रहेगा, और ये देखिए बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना ये इसका कार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। इस प्रकार कई प्रकार प्रश्न सीधे भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर उस टाइम लॉजिक लग जाए तो अपना प्रश्न सही हो जाता है, लेकिन पेपर का प्रेशर इतना होता है कि आते हुए प्रश्न भी डिलीट हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, तो द्वितीय स्थान था राजस्थान का। उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, आंसर रहेगा द्वितीय स्थान था। एकाधिकार उस उत्पादन स्तर पर संतुलन में होगा जहां मांग की कीमत क्या होगी, 1 से अधिक होगी, वहां पे रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगले प्रश्न पर। कुल जमाओं का वह अनुपात जिसमें व्यापारिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराना पड़ता है वह कहलाता है नगद कोष अनुपात है जो कहलाता है। इसका आंसर रहेगा नगद कोष अनुपात। कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का औसतकार 2.73 हेक्टेयर रहा था। राजस्थान में प्रचलित 2000 कृषि गणना 2015-16 अभी अपने प्रश्न अपने काम का नहीं है क्योंकि ये नए आंकड़े आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। ये है राष्ट्रीय आय से
संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय आय से व्यक्ति आय की गणना करते समय निम्न में इसमें किसे जोड़ा जाता है? तो इसमें जो ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय आय से व्यक्ति तक आय की गणना करते समय निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान है उसको जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। यदि एक वस्तु का पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है, ये देखिए स्टैटिक्स के प्रश्न है, संगणक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ भी सकते हैं तो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट का गैप रहेगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, अपने फिर इस पर चर्चा करेंगे। हाँ साथियों, बढ़ते हैं अपने। यदि एक वस्तु का पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है एवं अन्य बातें स्थिर रहते हुए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि परिमाण स्वरूप होने वाला परिवर्तन माना जाता है, तो पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि माना जाएगा। ये देखिए ढाल धनात्मक है तो पूर्ति की गई मांग की मात्रा में वृद्धि माना जाएगा। संगणक की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं सांख्यिकी की, तो आप इसे देख लीजिएगा इस पेपर को बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र जाना जाता है, इस पर अपने पूछा गया है, तो इसके आंसर दे रखे हैं। अल्पकालीन औसत लागत वक्र के ऊपर का अल्पकालीन सीमित लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग, अल्पकालीन अललाभ की स्थिति औसत लागत वक्र के ऊपर अल्पकालीन सीमांत, तो इसका आंसर रहेगा अल्पकालीन औसत लागत वक्र के ऊपर का अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगले प्रश्न से। एक बार में हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 की स्थिर मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय थी, तो ये 81,231 थी। अब मैं साथियों आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, इसी प्रकार की एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई है आर्थिक समीक्षा की इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर, जो आपके संगणक की परीक्षा है उसके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसमें जो आंकड़े थे उनको एक जगह इकट्ठा करके बताया गया है बढ़िया से, और जो भी प्रश्न बन रहे थे उन पर भी चर्चा की गई है, तो आप वो इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है? तो देखिए राजकोषीय पूछा है यानी सरकार से संबंधित पूछा है, तो सरकारी व्यय में कमी है, अगर सरकार व्यय में कमी आएगी तो राजकोषीय में घाटा नहीं होगा, राजकोषीय घाटा सही हो जाएगा और बजट भी बढ़िया रहेगा। आगे अपने बात करें, राजस्थान में 2021 तक ऊर्जा पूछी है, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, इस पर अपने बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे जो मैथ के क्वेश्चन है उस पर अपने सॉल्यूशन की बात करेंगे। यदि 1.42 और P बटा Q तथा प्राकृत संख्याएं हैं जिनके मध्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसके मान ज्ञात करना है। साथियों ये दे रखा है 1.42, तो ये हो जाएगा 1 + 42 बटे 99। अब इसको सॉल्यूशन करो, देखिए 14 तिये 42 और हो गया 33 तिये 99, ये हो गया। अब और एक ये है तो इसका टोटल हो गया 33 और 14 हो गए 47 बटे 33 हो गया। अब इसका पूछा है, एक बार तो पूछा है, ऊपर तो पूछा है P + Q, ये देखिए, और नीचे पूछा है P - Q, तो अपने यही एक अब जो मान आए हैं वह रखते हैं, ऊपर रखेंगे 47 + 33 और नीचे रखेंगे 47 - 33। अब इसको जोड़ लीजिएगा आप, ये हो गए, देख लो अपने 47 और 33 करके 7 3 10 हो गए, 4 3 7 और 1 8 हो गए, यानी 80 हो गए। ये हो गए 80 और 47 में से 33 गए, यानी ये हो गए 14, यानी इसका आंसर क्या रहेगा? अब इसको तोड़ते हैं, अपने बात करें तो 40 बटे 7 इसका आंसर रहेगा, यानी 1 नंबर इसका आंसर रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसका और भी तरीका है तो आप कर सकते हैं, मैंने जो तरीका है वो आपके साथ शेयर कर दिया, ये बेसिक तरीका है, इसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे। इसमें यदि पांच प्रेक्षण दे रखे हैं, कौन कौन से देखिए, एक दे रखा है x और आगे दे रखा है x + 2, आगे दे रखा है x + 4, आगे दे रखा है x + 6 और दे रखा है x + 8। अब अपने इस पर बात करें, इनका औसत दे रखा है 15। औसत क्या होता है
कि बीच वाली संख्या होती है जितनी भी है, यानी 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे औसत आएगा, मतलब x + 4 है, इसके आसपास औसत आएगा। ये दे रखा है अपने को 15। अपने को लॉजिक समझना है, लॉजिक से ये प्रश्न आसान हो जाएगा। अगर वैसे आप जोड़ के करोगे तो आपका टाइम काफी लगेगा, इतना पेपर में टाइम नहीं होता। कई बार शॉर्ट ट्रिकें अगर काम कर रही है तो इनको उपयोग में लेना चाहिए। अब इसका हो गया 15। अब यहाँ देखिए अपने बात करें, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये दे रखा है x + 4 और दे रखा है x + 6, ये दे रखा है x + 8। अब अपने 15 माना था, यहाँ इसका जो औसत है वो 15, 15 बीच वाली संख्या होती है, तो अब ये 15 हो गया, तो यहाँ पे x + 2 लिख रखा है, तो इसको 15 लाने के लिए यहाँ पे कितने की जरूरत होगी, ये 13 हो गया। और अब यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे कितना होगा, 11। अब देखिए ये हो गया 11, 13 और 15। अपने को पूछा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का योग, तो तीनों को जोड़ते हैं अपने 11, 13, 15 में बेसिक से बता रहा हूँ। कई बार कोई नया स्टूडेंट भी देखता है, जिसको आता है वो तो मिनट में कर देगा, लेकिन बोलेंगे सर ऐसा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए 5 3 8 और 1 9 हो गया, 1 2 और 3 हो गया, ये हो गया टोटल 39। और 39 में 3 प्रथम 3 का पूछा है, ये देखिए, तो 3 का अपने डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, यानी इसका 2 नंबर आंसर रहेगा। इस प्रकार आपको ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसे आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। अगर आपको कोई बेसिक तरीका आता है तो उसे भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करेंगे, जो मैथ का दे रखा है। यह है प्रश्न कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में 180 अंकों में से 25% अंक प्राप्त करता है, यानी 180 अंकों का प्रश्न पत्र था, उसमें से 25% यानी 25 को क्या लिखेंगे अपने, 1/4 लिखेंगे, यानी 180 गुणा 1/4, इसको अपने डिवाइड करेंगे तो आएगा 45 आ जाएगा, इसको अपने डिवाइड करेंगे, ये अपने पास आ गया जो 25 अंक प्राप्त किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करें ताकि वह उस परीक्षा में 36% अंक प्राप्त कर सके। अब पूछा है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 में से कितना अंक प्राप्त करेगा वह उस परीक्षा में, कुल का पूछ लिया, तो 220 तो ये थे, 180 ये थे, इनको अपने जोड़ेंगे, 180 + 220, ये हो गया 400 का हो गया टोटल। अब 400 में से उसने कितने लाने हैं, 36 लाने हैं, यानी 400 का 36% अपने को निकालना है। अपने इस पर बात करेंगे। इसका ये दे रखा है कि 400 का हो गया टोटल, तो ये हो गया, और 36% निकालना है। 1 मिनट इश्यू हो रहा है कोई पेपर में, अपने बात करेंगे अभी, 2 ही मिनट में इसको चेक टेक्निकल टीम कर रही है। ये एक बार प्रॉब्लम हो गई थी कोई, अपने इसको दोबारा देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न था कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न में 180 अंकों में से 25% अंक प्राप्त करता है, यानी 180 को मैंने कहा था कि अपने को 1/4 लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45, यानी 25% था, इसको अपने मान लिया 1/4, यानी 100 के हिसाब से पूछा है, 25/100 यानी 1/4, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपने इसने दे रखा है कि 220 का अंक है और 180 दोनों के कुल पूछा है, तो 220 + 180 इसमें अपने करेंगे तो ये हो गया 400। अब यहां से देखिए कि 400 हो गया, इस पर अपने चर्चा करेंगे, इसका अपने 36% निकाल लेंगे कि अपने को ये क्या पूछा है, इसकी टोटल पूछा है, 400 गुणा 36% दे रखा है, यानी उसको पास होने के लिए 36% अंक लाने थे, यानी 36/100, यानी इसका आंसर काटेंगे तो 100, अब 44 आ गया। अब ये 144 आ गए, यानी 144 अंक उसको लाने हैं, और उसने पहले जो 180 वाला था अपने किया था 180 गुणा 1/4, एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये आया था 45। अब 45 ये है, 144 ये है, यानी दोनों में कितना अंक इसको और कम लेने होंगे, 144 - 45 यानी 99। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आपका गलत नहीं होगा।
ये देखिए 99 आ गया। अब इसको अपने को क्या करना है, आगे डिवाइड करना है। अब पूछा है कि उस परीक्षा में 36 अंक प्राप्त कर सके। अब देखिए अब जो पूछा है वह ज्ञात करना है। इतना अपने निकाल लिया। विद्यार्थी परीक्षा पत्र 180 था, इसका कर लिया 25% अंक प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय प्रश्न पत्र में 220 अंकों में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो अब देखिए 99 ये दे रखा है और 220 में से ज्ञात करना है 220 इंटू 100। अब इसको आप कॉल करेंगे तो ये देखिए अपने करते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा 11 हो गया और ये हो गया 5 हो गया, ये 11 निमे 99 हो गया तो 9 5 45 यानी 45% इसका आंसर रहेगा। अगर कोई बीच में टेक्निकल इशू से अगर क्लास आगे हो गई है तो आप इसको एक बार दोबारा से जुड़ जाइएगा क्योंकि टेक्निकल इशू आ जाते हैं। ये मैंने बताया था 180 का 1/4 यहाँ पे 45 आ गया। 1/4 क्यों लिखा, यानी 25% दे रखा था, इसको अपने 1/4 लिखा था। इससे 45 आ गया, टोटल पूछा 400 हो गया और ये जो 36 दे रखा था 144 हो गया और इसको 145 में से घटाया अपने 99 आया, फिर 220 दे रखा तो 45 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे जो मैथ का है उस पर। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5 और 4। इसमें अपने बात करेंगे ए और बी है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, यहां पे लिख लेते हैं अपने आय। इसका अनुपात दे रखा है 5:4। इसके अलावा व्यय का अनुपात भी दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है 4:3। तो अब ए की आय ज्ञात करनी है प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो दोनों का अंतर देखिए एक है, इधर भी एक है, तो एक बराबर क्या है 1000। तो ए का कितना है, आय पूछी है, आय मतलब 5000 यानी एक बराबर हो गया 5 यानी 1000 के बराबर है 1, तो क्या हो जाएगा 5000 आंसर हो जाएगा आपका, यानी 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। ये प्रश्न दे रखा है जो श्रेणी का है, इसको मैं ट्रिक बता देता हूं, सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, काफी लंबा हो जाएगा फिर। ये दे रखा है क्वेश्चन अपने मैथ के, अगर क्वेश्चन थे ज्यादा टफ तो नहीं थे लेकिन आसान भी नहीं थे, अगर कंसेप्ट क्लियर था वही इसको सॉल्यूशन कर पाया। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। अगर बीच में जो 2 या 3 मिनट का जो बीच में हुआ था कोई टेक्निकल इशू हो गई थी उसकी वजह से बाकी क्लास को दोबारा शुरू है, तो आप पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैथ के जो प्रश्न मैंने बताए हैं वो बेसिक रूप से बताने की कोशिश की है कि अगर आगे भी इस प्रकार का अगर संगणक की परीक्षा में पेपर प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसमें दे रखा है 1/80 प्लस 1/20। ये इसको क्या लिखा है कि 1/4 1/20 तक इसको अब मान पूछा है इसका। तो अब इसका आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। मैं ट्रिक बताता हूँ, 1/4 को अपने बाहर लीजिए और बाकी जो है इसको अपने को टुकड़ों में तोड़ना है, यानी इनके इस प्रकार का करना है कि इनका गैप 2-2 का रहे। तो अब इस 24 को तोड़ेंगे तो 4 × 6, इसके अलावा इसको करेंगे 6 × 8, फिर हो जाएगा 8 × 10। इसी प्रकार देखें तो 120 का 10 × 12 होगा। अब इस पर अपने बात करें तो अब इसको आप 1/4 है 1/2 बाहर निकाल लीजिए। तो अब इसमें जो सबसे छोटा है वह और सबसे जो बड़ा है उसको घटाना है। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि जो पहली है इनको 24 दे रखा है 48 दे रखा है, इनको तोड़ना था। अब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। ये दे रखा है 96 प्रश्न, इस पर अपने बात करें √a प्लस √b बराबर क्या है 17 दे रखा है और √a माइनस √b यानी 1 दे रखा है। अब उसका √ab का अपने को मान ज्ञात करना है, √ab का मान हमसे पूछा गया है। तो अब अपने करेंगे इसका जो स्थान इसको बदलेंगे तो ये है कैंसिल हो जाएगा, √2a हो गया, √2a बराबर हो गया अपने 18, जब √a बराबर कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैं √9 का मान लिख दूं 9 और आपको 17 लाने हैं तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। 9 और 8 का आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 72 आ जाएगा। आगे बढ़े, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, मैंने समझाने की कोशिश की कि मतलब
नॉर्मल से इस समीकरण को ऐसे जोड़ना है और ये √2b वाला कट जाएगा, √2a बराबर आ जाएगा 18, 2 का भाग लगाएंगे अपने √a बराबर आ जाएगा 9, और अब 9 यहाँ पर √a का अगर मान मैं 9 रख दूं तो b का क्या रखें कि 17 है, तो आप कहोगे सर 8 रखेंगे तब आएगा, और दोनों का जो अपने गुणा करेंगे वो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करेंगे अपने। इसमें दिया गया है 97 नंबर प्रश्न में ABC। ये प्रश्न भी बढ़िया है, मैथ के पेपर लेवल के भी थे और इजी भी थे, जिनके कंसेप्ट बेसिक क्लियर थे उन्होंने इस पेपर को सॉल्यूशन किया है। √a BC दे रखा है अपने को 1, 3 और 5, जिसमें C-a का मान दे रखा है 2000। ये देखिए इसका मान दे रखा है 2000। अब देखते हैं C-a का अपने मान रखते हैं, C का क्या है मान 5 है, -a का क्या है मान 1 है, बराबर दे रखा है 2000। तो अब यहां से 4 बराबर आ गया 2000, तो 1 बराबर कितना आ गया 500 आ गया, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है, इसको यहां से आप गुणा करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा, यानी 500 = 3। 500 गुणा 3 मैं यहां लिख देता हूं बेसिक से। अगर आप मैं कहूँगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो भी कमेंट कीजिए, और जो मैथ के मैंने आपको सवाल आसानी से समझाने की कोशिश की है वह तरीका भी अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं निसंकोच। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न पर अपनी बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो ब्याज का प्रश्न दे रखा है, शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न जो लेवल का था और आगे वाला जो 100वां प्रश्न भी दिखाई दे रहा है वह भी दोनों प्रश्न बहुत ही शानदार लेवल के थे। एक राशि का निवेश वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर किया गया है। प्रथम वर्ष फर्स्ट वर्ष दे रखा है अपने को 1500 दे रखा है, और जो सेकंड वर्ष है वह दे रखा है द्वितीय वर्ष में 1620 हो जाता है। ये देखिए 1500 से हो गया 1620, यानी कितना हो गया इसका ब्याज हो गया 120। ये सीधा सा कंसेप्ट है कि ब्याज हो गया 120। अपने इस पर अब बात करें तो देखिए 120 × 100 क्या आ जाएगी, इससे अपने को दर निकालनी है वो निकाल लेंगे, और जो ब्याज दे रखा है अपने को 1500। अब ये हो जाएगा 15×8 120, यहां से 8% आ गई दर अपनी। अब आगे क्या दे रखा है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है अपने को। तो ब्याज कितना हो गया इसका 120 हो गया, और ये हो गया 1500, और हो गया जो अपने दर निकाली थी 8% वो हो गई। तो अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। इतने में मैं पानी पी लेता हूं कि काफी गर्मी है जिसके कारण एनर्जी लग जाती है, आपको भी पता है। अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। अच्छा थोड़ा एक बार थोड़ा अपने करते हैं, इसको मिस्टेक दिखाई दे रही है। दोबारा देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, इस पे अपने बात करें तो फर्स्ट का दे रखा है 1500 और ये दे रखा है 1620, यानी ये देखिए 1500 1620 हो गया, यानी कितना हो गया आप बताओगे तो 120 हो गया सर। अब 120 हो गया, ये हो गया 120। अब अपने को क्या काटनी है, यहाँ से दर निकालनी है। दर कैसे निकाली जाती है, 120 बटे ये जो दे रखा है ब्याज 1500 हो गया गुणा 100 हो गया, ये आ जाएगी, मैंने बताया था 8 आ गई अपनी। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है कि तो द्वितीय वर्ष में 1620 है तो निवेश की गई राशि है, तो इसको अपने अब मान ज्ञात करना है। तो 100 इंटू जो दे रखा है अपने को 1500, ये जो 1500 दे रखा था, मैंने अपने बात की थी कि यहाँ से प्रथम राशि दे रखी थी आपको 1500 रुपये और द्वितीय दे रखी थी, द्वितीय वर्ष में दे रखा था 1620। उसके बाद जो अपने निकाला था, अपने ने निकाल लिया था, इसकी दर निकाली थी 8%। अब इसको पूछा है कि निवेश की गई राशि पूछी है, तो जो 8 दे रखा है उसको अपने काम में लेंगे, और जो साल कितना है यानी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष यानी 1 साल इसका जो बीच का गैप है वह आ गया। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 18,750 आपका आंसर रहेगा। अब मैं एक बार दोबारा ये बेसिक से बता देता हूं कि फर्स्ट 1500 हो गया, सेकंड 1620 हो गया, और अब इसकी अपने दर ज्ञात करेंगे तो यानी 1500 से 120 के बीच हो गया 120। 120 इंटू 100 बटा 1500 यानी 8% आ गया। अब अपने को निकालनी थी राशि, तो 100 इंटू 1500 बटे 8 गुणा 1 यानी वर्ष हो गया। ये हो गई दर, ये हो गया मूलधन, ये हो गया
वो मतलब राशि दे रखी थी जो पहले चक्रवर्ती ब्याज वाली यानी प्रथम और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा था वह हो गया और इससे अपने निकालिया 87,750। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 9 है संख्या तो होगी 2, 3, आप बताइएगा 5, 7, 9, 11, 13, 15, नहीं 15 तो नहीं होगी, ये नहीं होगा, 11, 13, 17, 19 और 23। अब इनको देखते हैं कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 25 भी 27 होगी। तो अब आप इनको जोड़ लेना और जोड़ के इनका भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनका दे रखा है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23 होती है और ये होगी 29। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा करके दिखाऊं क्या? यानी आपको करना है 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और हो गया 17 हो गया और 19 हो गया और हो गया 23 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 है। इनको आप जोड़ के इनका भाग दे देंगे तो आपको 11 सही 1/9 मिलेगा। ये अभाज्य संख्याएं थी, मैंने वो बीच में गलत लिख दिया था। आप अभाज्य संख्या वही होती है जिसमें स्वयं का खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए, जिससे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13, 17, 19 और 23 होगी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बात करेंगे जो काफी शानदार प्रश्न है। 12,000 रुपए का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% वार्षिक चल ब्याज की दर यदि 6 वर्ष पश्चात 4850 रुपए प्राप्त होता है। अपने इसको करने की कोशिश करेंगे, बेसिक से, कंसेप्ट से, एलिगेशन से इसको करने की कोशिश करेंगे। यानी फर्स्ट दे रखा है अपने को और यहाँ पे दे रखा है सेकंड, ये दे रखा है 5 और क्या दे रखा है 8% दे रखा है। अब 6 वर्ष, यदि 6 वर्ष पश्चात ब्याज इसमें दे रखा है तो अपने को क्या करना है कि 100 गुणा 4860 दे रखा है। इसको अपने यहां से देखिएगा, ये मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपके संगणक की पेपर में भी काम आने वाली है। इसको लिखेंगे, ये जो 12,000 दे रखा है और क्या दे रखा है 6 वर्ष पश्चात का टाइम दे रखा है। इस प्रकार अपने को क्या प्राप्त होगा, इससे आर प्राप्त हो जाएगा। यानी दो कन्वेंशन दे रखे हैं अपने को, 5% व 8% दे रखा है। इसी के साथ दे रखा है सरल ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 6 वर्ष पश्चात कुल ब्याज है, ब्याज 4860 हो गया, दर निकालनी है तो ब्याज गुणा 100 बटा जो मूलधन दे रखा है 12,000 रुपए और जो समय दे रखा है इसका आपको 6% दे रखा है। तो इसको आप हल करोगे तो देखते हैं कितना आता है। यानी यहां से आप इसको हल कर लीजिएगा तो करीब आएगा मेरे हिसाब से 6.75% आएगा। इसको आप हल कर सकते हैं, यानी 6.57% आएगा। अब ये अपने इस कन्वर्शन में लगाते हैं कि दोनों में दे रखा है तो इसको यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे और अब इसको अपने इसमें से घटाएंगे। आपको देखना है कि यहां से आ जाएगा 1.75 आ जाएगा और 8 में से आप घटाओगे तो 1.25 आ जाएगा। अब इसको आप काटोगे, इसका जो शून्य हटाकर काटोगे तो 25 5 125 और 25 छिका 150 और 25 7 125 7 175 हो गया। तो यानी ये 5 और 7 आ गया। अब दोनों के बीच देखिए अंतर 2 का आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़िए, वो किसके बराबर होगा, 5 और 7 होगा जो 12 के बराबर हो गया। यानी 12 बराबर हो गया 12,000, 12 बराबर हो गया 12,000। अब इसको 1 के बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो अब इसको देखिए डिवाइड करना था तो 1 के बराबर हो गया जाएगा 5000। मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 तो हो गया 5000 और 1 हो गया बराबर 7000 है। तो इसका अंतर कितना है आप देख लीजिएगा, दोनों के बीच 2000 इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार ये जो मैंने बिल्कुल आपके साथ इस सेशन में ये करीब अपने 100% थे जो शेयर किए, इसमें जो मैथ के प्रश्न भी थे उनका भी मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, कंप्यूटर के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन कराया। मेरी कोशिश थी कि आपका कम समय लगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको क्लास में कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सके हैं। अगर आप किसी भी प्रकार इस पेपरों के पुराने पेपरों की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं
तो इस कक्षा को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपना आपको क्लास अच्छी लगी है तो सुझाव के रूप में भी आप दे सकते हैं कि इस प्रकार से नई सीरीज लेके आइए, उस पेपर को लेकर आइए जो आपको मतलब लगता हो कि सर मेरे को इस पेपर की आवश्यकता है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा जैसे भी वो पेपर का तैयार होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। आप बता दीजिएगा कौन से पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए। बाकी ये मेरे द्वारा 2021 से लेकर 2023 जो आरपीसी की पेपरों की सीरीज है, मैं डेली आपको या 1 या 2 दिन से प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और सूजस बुलेटिन जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहता है, वह इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली डाल दिया जाता है अपलोड कर मेरे द्वारा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, उसमें देखिए जो अपने राजीव गांधी कृषक साथी वाली योजना की चर्चा की थी, जो साथी ने वह क्लास देखी है वह अवश्य रूप से कमेंट करे कि सर मैंने क्लास देखी थी, इसका आंसर ये रहेगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं था तो ऑप्शन है वो पर्सन को डिलीट करना पड़ा। इसी प्रकार अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़े और मैं इसी प्रकार आपके लिए बेहतरीन क्लास लाता रहूंगा। धन्यवाद।